جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم कि नबी मोमिनीन पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। हमें अपने आप से भी ज़्यादा किससे मोहब्बत होनी चाहिए? हाँ, तुम्हें अपने से ज़्यादा किससे मोहब्बत होनी चाहिए? भाई तुमसे बढ़कर किससे मोहब्बत होनी चाहिए? और यही तो मसला है, सुन नहीं रहे ना तुम? कहाँ गई? देखो तुमने ऐसा गलत वो किया, वो पिक्चर ही चली गई पूरी। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनीन के लिए क्या हैं? उनकी माओं की तरह हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां उन्हें क्या बोले जाते हैं? उम्महातुल मुमिनीन, मोमिनीन की माएँ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो टाइम लाइन है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए किस साल में? इसको अरबी में क्या नाम था, किसको याद है?
हाँ, आमुल फील, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए। फील अरबी में किसको कहते हैं? कौन बताएगा? एलिफेंट को कहते हैं। तो आमुल फील हाथियों वाले साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो हमने पढ़ लिया था, सही है। और फिर अब्राहा ने ऊपर से कंकड़ डाले थे, इसलिए अभी तक उड़ रहे ऊपर। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। चले आगे। और फिर हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया, 6 साल के हुए वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेके चली गई, और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास मामला पेश आया था। वो मामला क्या था? कौन बताएगा? हाँ बताओ। फरिश्ता है तो उन्होंने उसका, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तों ने आके दिल सीना चाक किया था, और फिर दिल को निकाल कर एक जन्नत के पानी से धोया था, सही है। तो वो वाला वाक़या भी हमने पढ़ लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया। दादा का नाम किसको याद है? अब्दुल मुत्तलिब। चले आगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के इंतकाल के बाद किसकी परवरिश में चले गए? चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब, सही है, उनकी परवरिश में चले गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की तरफ से चरवाहा भी बने, बकरियां भी चराते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेडिंग भी की, और ट्रेडिंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ कौन से इलाके की तरफ गए? हाँ, सीरिया को उर्दू में क्या बोलते हैं? शाम, सही है। तो शाम की तरफ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 12 साल। ज़बरदस्त। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनका नाम किसी को याद है? हज़रत अबू बकर। ज़बरदस्त, गुड। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई थी उसके बारे में, सही है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम था खुवैलिद, सही है। ये अक्सर हमें पता नहीं होता। हज़रत खदीजा के वालिद का क्या नाम था? खुवैलिद। और ये 5वें नस्ब में जाके हज़रत खदीजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली एक हो जाती है। यानी 5वें नस्ब में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, हज़रत खदीजा का ख़ानदान एक ही है। और आप हज़रत खदीजा का जो फैमिली थी उसको मक्का में कहा जाता था बनु असद। तो ये इनका जो नस्ब था वो यही था, खदीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद। इनके वालिद जो थे खुवैलिद, ये बहुत मालदार और मक्का के बड़े ताजरों में शुमार होते थे। और इनके इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत सारा माल विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर अपने वालिद की तरफ से मिला। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले 2 निकाह हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। एक निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुआ अबू हाला से। अबू हाला जो थे उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 बेटे पैदा हुए, एक हाला और एक हिंद। कितने बेटे पैदा हुए? 2, एक हाला और एक हिंद। ज़बरदस्त, ठीक है। ये किससे पैदा हुए? उनका नाम क्या था? अबू हाला। तो इनसे 2 बेटे पैदा हुए, एक हाला दूसरे हिंद। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हुआ तो फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूसरा निकाह हुआ अतीक नाम के एक साहब से। बाज़ रिवायात में आता है कि इनसे एक बेटी पैदा हुई, और बाज़ रिवायात में आता है इनसे कोई औलाद नहीं हुई और उनका भी इंतकाल हो गया। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने वालिद, जिनका नाम था, किसी को याद हुआ? खुवैलिद। तो माशाल्लाह तेज़ चल रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र नहीं लगाए। तो जो वालिद थे खुवैलिद, उनसे भी इनहेरिटेंस में मिला, और अपने दोनों शोहरों से भी, इनसे भी कुछ माल इनहेरिटेंस में मिला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। लेकिन जो असल माल बढ़ने की वजह थी वो उनकी अपनी ज़ाती जो हुनर था, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तिजारत किया करती थी, वो थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या करती थी कि मक्का के रिहायशियों में से ऐसे अफराद को तलाश, इनसे भी कुछ माल इनहेरिटेंस में मिला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। लेकिन जो असल माल बढ़ने की वजह थी वो उनकी अपनी ज़ाती जो हुनर था, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तिजारत किया करती थी, वो थी। हज़रत खदीजा किया करती थी जो अफराद दयानतदारी के एतबार से और सोच और समझ के एतबार से अच्छे हों। देखिए, जब भी हमें किसी आदमी का किसी, वो एक जुमला इस्तेमाल होता है ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब,
भैया। तो उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक ये कि वो आदमी ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर है। हाँ, आपने किसी को लाके किसी जगह बिठाया और पता चला वही चोरी कर रहा है, तो 2 नंबर आदमी ना हो, दयानतदार आदमी हो। और दूसरी बात ये कि वो शख्स उस काम को जानता भी हो। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के अरब के लोगों में से ऐसे अफराद को तलाश किया करती थी और फिर उनको अपने काफ़िले का अमीर बनाकर तिजारत के लिए रवाना किया करती थी। तो इसी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोहम्मद नाम के एक साहब हैं जो इंतहाई अमानतदार और इंतहाई सच्चे हैं। यहाँ तक कि अरब के अंदर उनका, मक्का के अंदर उनका नाम मशहूर हो गया सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको अपने माल की काफ़िले का, जो तिजारती काफ़िला था, उसका अमीर बनाकर भेजा। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भेजा तो अपना एक ग़ुलाम भी साथ भेजा। और उस ग़ुलाम के बारे में यह आता है, उसका एक रिवायत में नाम आता है कि आमर नाम था, एक रिवायत में उसका दूसरा नाम भी आता है। वो ग़ुलाम जब वापस आया और ये तिजारत भी शाम की तरफ हुई। अच्छा ये बताइए कि अरब गर्मियों में किस तरफ तिजारत करते थे? किसको पता है? मोहम्मद किस तरफ तिजारत करते थे? समर्स में? समर्स में नहीं, समर्स में ऊपर जाते थे या नीचे जाते थे? समर्स में ऊपर जाते थे और विंटर्स में नीचे जाते थे। नीचे क्या था? यमन। ऊपर क्या था? शाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो तिजारती काफ़िला था वो भी जब लेकर निकले मक्का से, तो ऊपर की तरफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ सफ़र किया और फिर उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नफ़ा भी हुआ उस तिजारती काफ़िले में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से उस बिज़नेस ट्रेड डील को रन करके वापस आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज़रत खदीजा के खादिम थे, उन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई हज़रत खदीजा से, जिस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर निकाह का पैगाम भेजा अपनी एक जो दोस्त थी, उनका नाम था नफीसा, उनके ज़रिए निकाह का पैगाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वो पैगाम गया अबू तालिब के पास। अबू तालिब ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर तो उस निकाह के मामले को मुकर्रर फरमाया और अरब के चंद बड़े अफराद के सामने उस निकाह को किया गया और निकाह पढ़ाया आमिर इब्न असद ने। एक साहब थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया और उनका नाम था आमिर इब्न असद। और फिर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 25 साल की थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उम्र थी वो उस वक्त 40 साल थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़ी? 15 ईयर्स बड़ी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 बच्चे पैदा हुए। कितने? 6। उनमें से 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। पहले जो पैदा हुए उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा कासिम और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निस्बत अबुल कासिम भी है। उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया। फिर दूसरी औलाद जो पैदा हुई वो पैदा हुई हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरी जो पैदा हुई वो पैदा हुई हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर एक और बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला, जिनका लक़ब जो है वो तय्यब या मुतय्यब भी कहा जाता है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल हुई तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 39 ईयर्स के करीब थी, 39 ईयर्स से कुछ ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा पे तशरीफ़ ले जाते थे। सही है? गारे हिरा गए कोई? आप में से कोई गारे हिरा पे गए? उम्र पे कौन गए? उम्र में गए तो गारे हिरा पे गए कभी या नहीं? अच्छा, गारे हिरा जो है ना वो ऐसी लोकेशन पर है कि उससे काबतुल्लाह नज़र आता है।
जब आप गारे हिरा में बैठे होते हैं तो एक छोटी सी जगह है जहाँ से सामने काबतुल्लाह नज़र आ रहा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठकर इबादत किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 दिन 7-7 दिन का खाना साथ ले जाते थे और वहीं रहते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई जिसका हम पढ़ चुके हुए हैं लास्ट सेशन में, तो ये इक़रा वाले सेशन में। जब वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे, घबराए हुए थे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप ना घबराइए, अल्लाह आपको कुछ नहीं होने देगा। और 2 सिफ़ात ज़िक्र फरमाई, एक ये कि आप यतीमों की कफ़ालत करते हैं, दूसरा आप मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। तो ये जो 2 सिफ़ात हैं ये दर हकीकत नबवी सिफ़ात हैं कि यतीमों की कफ़ालत करना और गरीबों को मिस्कीनों को खाना खिलाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही लेकर आई, सबसे पहले मुसलमान भी वही हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि खदीजा के जितने एहसानात मेरे ऊपर हैं उतने एहसानात किसी भी और बीवी के मेरे ऊपर नहीं हैं, कि उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब लोग मेरी मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त मेरे ऊपर अपना माल खर्च किया जिस वक्त मैं फ़कीरी की हालत में था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रिगार्ड किया करते थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात पर। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनको जन्नत में ऐसा महल देंगे जिसमें ना तो कोई शोर होगा और ना ही कोई परेशानी। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल की थी। मैथ्स किसकी तेज़ है? मैथ्स तेज़ है? चलो फिर बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का निकाह कितने साल तक रहा और फिर कितने साल बाद जाके हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ? जल्दी से बताओ, चलो कौन बताएगा? हैं यार इसको दे दो यार कुछ, यार पता नहीं क्या है इसके अंदर, खाली तो नहीं है, देख लो हैं, खाली तो नहीं दे दी। तो एक ही साल के अंदर इन दोनों का इंतकाल हुआ और ये दोनों अफराद ऐसे थे कि जिनके माल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बहुत मदद होती थी। तो जिस साल इन दोनों का इंतकाल हुआ उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साल मेरे लिए आमुल हुज़्न है, गम का साल है। हुज़्न कहते हैं किसको? गम को। और इसी साल फिर शेब अबी तालिब भी हुआ कि जिसमें मुसलमानों को एक वादी के अंदर आइसोलेट कर दिया और फिर उनके साथ बिल्कुल सोशल बायकॉट हो गया और किसी किस्म का कोई मामला नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना, तो उलमा ने ये लिखा है कि ये जो आइलन फअगना है कि हमने आपको बेमाल पाया और फिर हमने आपको गनी कर दिया, तो इसमें दर हकीकत इशारा है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल हुआ उस माल की तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस एहसान को हज़रत खदीजा के ज़रिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत हुई उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में भी जिक्र फरमाया है। यहाँ पर हमारा जो क्लब है सीरत क्लब, इसके आप सब मेंबर हैं, उसकी एक टैगलाइन लिखी हुई है, कोई मुझे पढ़ के बता सकता है उर्दू में क्या लिखा हुआ है? काशिफ, जोर से आवाज़ नहीं आ रही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हीरो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम लोगों के सुपर हीरो कौन है? हर एक का कोई सुपर हीरो होता है ना जिसको वो आइडियलाइज करता है। आयरन मैन। और किसी का? सॉरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़बरदस्त। और अम्मी अब्बू और अब्बू। और आपका सुपर हीरो कौन है? जी अल्लाह ताला। और सुपर हीरो आपका? जी कैप्टन अमेरिका। वाह। और अल्लाह ताला। अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह से। अच्छा, जब मैं छोटा था, आप लोगों की एज का था, मतलब 12 साल से 20 साल के दरमियान, तो मैं फुटबॉल बहुत देखता था। यहाँ कौन कौन फुटबॉल को फॉलो करता है? कौन सी लीग फॉलो करते हो आप लोग? बार्सिलोना। और आप? पोर्चुगल। अच्छा, और आप? आला मैड्रिड। वाह। मैं जो हूँ, मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करता था और उसमें एक क्लब है जो अभी लीग जीता है, लिवरपूल। किसी को पता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब का? कोई सपोर्ट करता है लिवरपूल को यहाँ पे?
अच्छा, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था लिवरपूल फुटबॉल क्लब का। मैं अपनी बहन के पास गया अंदाज़न 8 साल पहले यूके। तो मैं वहाँ से 4 घंटे की बस करके एक दूसरे शहर गया लिवरपूल। वहाँ पर 2 दिन रुका और एनफील्ड का टिकट बहुत महंगा मुझे उस टाइम मिला था, वो मैंने जाकर अटेंड किया। मतलब बहुत क्रेज़ी था मैं। जब मेरा बेटा सुलेमान खड़े हो ना, मेरा बेटा पैदा हुआ सुलेमान, तो उसके लिए पहले से मैंने एक किट बना कर रखी थी। आप देख सकते हैं नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ फुटबॉल क्लब का पहने हुए और ऊपर सुलेमान बैठे हुए। तो ये जो सुपर हीरोज़ होते हैं यही होता है कि हम उनको आइडियलाइज़ करते हैं ना, राइट। उनके हम कप्स लेते हैं, उनके बैग्स लेते हैं, पेंसिल बॉक्सेस लेते हैं, उनके पोस्टर्स लगाते हैं कमरे में, उन जैसे कपड़े पहनते हैं। जहाँ वो लोग के जैसे इसका स्टेडियम था, अपने शौक था उनके स्टेडियम जाने का। नेक्स्ट करिएगा फैज भाई। तो इसी तरह आप वसल्लम की जो ज़ात है वो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए हर एस्पेक्ट से परफेक्शन के लिए लाई की है। और जब हम किसी को अपने सुपर हीरो मानते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ कहा कि असलम हमारे सुपर हीरो हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में उनकी हैबिट्स अडॉप्ट करें, उनकी सुन्नत को अडॉप्ट करें, उन जैसा हुलिया करें, उन जैसे अखलाक करें, जिस तरह वो कारोबार करते थे उस तरह वो हम कारोबार करें। तो अभी जैसे उवैस भाई ने हमें सिखाया कि आप असलम उस ज़माने में काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेडर थे। इतने अच्छे ट्रेडर थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस करती थी, उन्होंने इसको अपनी टीम का पार्ट बनाया। अच्छा, जो उस वक्त की स्टोरीज आती हैं तो उवैस भाई ने बताया वो काफ़ी ईमानदारी के साथ तिजारत करते थे। और जब तिजारत करते हैं आप में से कौन कौन कभी बिरयानी लेने गया दुकान पर, अम्मी ने भेजा बिरयानी लेने, राइट। तो अगर कोई बिरयानी बेच रहा हो खड़ा हुआ खामोशी से और चमचा हिलाया जा रहा है टन 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 टन, उससे आप बिरयानी लेंगे? ये एक बंदा खड़ा हुआ है वो दो चीख रहा है गरम गरम बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, रायता भी साथ है, आलू भी गरम है, कोक की बोतल भी फ्री, आप उससे लेंगे। जिसे अच्छी मार्केटिंग कर रहा होगा, जिसके अच्छे नेगोशिएशन स्किल्स होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, उससे आप ज़्यादा करना। मतलब है जब असलम उस वक्त तिजारत करते थे, शाम जाते थे डिफरेंट तिजारती काफ़िलों के साथ, तो असलम की स्पीकिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी अच्छी थी। दूसरी चीज़ जो उवैस भाई ने बताया कि बड़ी स्ट्रेटजी से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना बिजनेस रन करती थी। जब गर्मियाँ होती थी तो उनके काफ़िले ऊपर की तरफ सीरिया की तरफ जाते थे, शाम की तरफ, और जब सर्दियाँ होती थी तो वहाँ पर इलाका फेवरेबल नहीं होता था ट्रेड के लिए, तो उनके तिजारती काफ़िले यमन की तरफ जाते थे। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि तिजारत करना भी एक सुन्नत है, और अच्छे तरीके से तिजारत करना, एक्सेलेंस के साथ अपनी बेहतरीन स्किल सेट को यूज़ करते हुए, अपने हुनर को यूज़ करते हुए, ये वो सुन्नत का एस्पेक्ट है जो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी हवाले से एक टर्मिनोलॉजीज होती है जिसका लिए अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, एंटरप्रेन्योर। क्या होती है? आवाज़ नहीं समझ आई। एंटरप्रेन्योर उर्दू में भी लिखा हुआ है, अरबी में इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब है कारोबारी शख्स। ऐसे शख्स को कहते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम देखे। फॉर एग्जांपल आपने देखा गर्मियाँ आई हुई हैं, लोगों को प्यास बड़ी लगती है रोड पे, तो आप सोचें कि इसका मैं सलूशन क्या दे सकता हूँ। मैं कोई स्टॉल लगा सकता हूँ लेमनेट का, मैं कुल्फ़ी का स्टॉल लगा सकता हूँ। कहाँ लगाऊंगा? सर्दियाँ आ जाएंगी तो वो स्टॉल चलेगा नहीं चलेगा, तो उस वक्त मैं क्या बेचूं? चाय बेचूं, कॉफ़ी बेचूं। उससे मैं प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ और इस प्रॉफिट से अपना बिजनेस एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ? ये मोटी मोटी बातें जो एक एंटरप्रेन्योर सीखता है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो थी वो एक एंटरप्रेन्योर थी, बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी अपने ज़माने की। और अभी हम एक छोटा सा कार्टून देखते हैं और उसमें देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर करता क्या है, और उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी होगी। सही, तो आज एक्टिविटी में आप सब इन्वॉल्व हो गए, तो ज़रा गौर से इस कार्टून को देखो, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जी वैसे What is that word? Entrepreneur. An entrepreneur is a person who thinks up ideas and then takes action to make those ideas happen. This often means starting a business that generates a profit or makes money. Entrepreneurs see a need and meet it. Once the word gets out, business gets good. Anyone can be an entrepreneur. All it takes is an idea and some hard work. You'll know when you've found that great idea. You might even need some extra help. But sometimes getting the right idea takes a few tries. Even though it's tempting to give up, a true entrepreneur is determined. Entrepreneurs learn from their experiences and mistakes and use them to perfect better ideas. Try new ideas. Eventually, you'll find the sweet spot. अच्छा, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि वो देखता है एक भालू है, बियर है, गर्मियाँ हो रही हैं, वो शर्ट उतार कर चाह रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, कराची ऐसी गर्मी ना हब्स हो रहा है।
तो देखता है यार सब लोग जा रहे हैं गर्मी में, पसीने में, एक जना स्टॉल खोल दिया। तो उसने एग्जैक्टली उसने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम है। सर्दियों से ना वो हम उसने सोचा कि एक प्रॉब्लम है, लोगों को प्यास बड़ी लग रही है, गर्मी का माहौल है, कराची में हब्स बहुत हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? उसने बोला नींबू पानी का स्टैंड खोल लेता हूँ, राइट? तो नींबू पानी का स्टैंड खोल लेता है, उसका बिजनेस इतना एक्सपेंड करता है, उसे और लोग हायर करने पड़ते हैं कि उसकी हेल्प करें। लेकिन फिर क्या होता, सर्दियाँ आ जाती, अब सर्दियों में सब जैकेट पहनकर जा रहे हैं कि भाई सब सर्दियों में ठंडा ठंडा लेमनेड कौन पिएगा, कोई भी नहीं पिएगा। तो उसने फिर दोबारा दिमाग लगाया कि यार मुझे तो बिजनेस चलाना है और ये तो बिजनेस ही चल सकता लेमनेड का। तो क्या करता, वो हॉट चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट कर देता कि सर्दियों में लोगों को सर्दी लग रही है, मैं गर्म दूध के साथ चॉकलेट ज़बरदस्ती मिक्स करता हूँ और हॉट चॉकलेट का स्टैंड बना लेता हूँ। तो सर्दियों में उसका स्टैंड चलने लगा। तो एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है कि वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सलूशन सोचता है और उससे बिजनेस करता है और बिजनेस से पैसे कमाता है, और फिर पैसे से वो डिफरेंट काम कर सकता है, घूम सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है, कुछ चीज़ें बना सकता है। अच्छा, इसके हवाले से हमारी टीम के बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इन्होंने एक स्किट प्रिपेयर की, एक ड्रामा प्रिपेयर किया है। मैं दावत दूंगा अब्दुल्ला एंड हुज़ैफा को कि वो आ जाएं। और ये स्किट बेसिकली 3 दोस्तों की है, वो स्कूल में पढ़ते हैं आप लोगों की तरह, और अभी स्कूल की समर वेकेशंस हुई हुई हैं, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, और इनका ना कुछ बैड सीन हो गया है। क्या बैड सीन हुआ ये लोग खुद अभी बताएंगे। कैसे हैं आप? कैसे हैं अब्दुल्ला? क्या चल रही है गर्मियों की छुट्टियों में? क्या बस यार गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल भी नहीं है, ट्यूशन भी नहीं है, बहुत बोर हो रहा हूँ भाई। पॉकेट मनी की तरफ कर दी है, ईदी भी थोड़ी सी रह गई, कुछ करने को नहीं। यहाँ पर है भाई, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ, ये बैट भी टूट गया था, पीछे पड़ा है, और भी गुम हो गए, खेल भी नहीं सकते यार। क्या करना चाहिए होता है? मैंने सोचा क्यों नहीं बिजनेस शुरू करते हैं। इसको देखो यार, हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं यार? क्यों जाता? भाई बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, बिजनेस थोड़ी ना कर रहे थे, हम तो स्टूडेंट्स हैं अभी। तो क्या हुआ, अभी मुफ्ती साहब ने बयान में बोला तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में बिजनेस शुरू किया था। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या करना चाहिए बिजनेस में? मैंने सोचा गर्मियाँ चल रही हैं तो क्यों नहीं लेमनेड स्टैंड शुरू करते हैं। हाँ यार, अच्छा आइडिया है लेमनेड स्टैंड का। और हमारे स्कूल में मेरा भी हाँ, और उसमें जो है हम लेमनेड बेचेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। हम सोच सकते हैं। चलें, सही यार, इसमें सोचते हैं। सही है। हाँ भाई, क्या बना? हाँ, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था लीमू सब्जी दुकान पे 800 रुपये किलो थे। और आपने पूछा? जी मैंने भी पूछा, चीनी मिल रही है 160 रुपए किलो। और यार मैंने भी पूछा था कप्स का पैक जो है हमें 150 का पड़ रहा है। तो यार जरा हिसाब करो ना, कितने बन रहे हैं? मैं हिसाब करूं, ये हमारे बन रहे हैं 1110 रुपए। चलें यार, फिर एक काम करते हैं, ईदी है ना हमारे पास, उससे ज़रा कलेक्ट करते हैं आपस में। हाँ, मुझे जमा कराएं, आप भी जमा करें। अच्छा, कल जो है ना स्कूल में मेला लगाते हैं, ठीक है? मेले स्कूल में जो मेला है ना, उसमें हम स्टैंड लगाते हैं, ठीक है? स्टॉल लगाते हैं, सही है। आ जाए भाई, आ जाए, नींबू पानी पी ले, ठंडा ठंडा नींबू पानी। आप भी आ जाए मौलाना, आ जाए। दीदी आ जाए, एक गिलास बना दो। सही है, एक गिलास। ये ले भाई, पी के देखे कैसी है। कैसे लगा? अच्छा चलें हुज़ैफा, अब्दुल्ला भाई पैसे ले। ये आपके 50 रुपए हो गए, बहुत शुक्रिया। चलें यार, ये देखो ना, बेहतरीन। हाँ यार, बहुत आप जरा गिनो ना यार, कितने हुए? मैं पैसे गिनता हूँ यार। बहुत बेहतरीन यार, इसमें तो बैट भी आ जाएगा, बॉल भी आ जाएगी और विकेट भी आ जाएगी। हमारी मैच की स्किल कितनी काम आ गई यार। हाँ, जो सर मुनीब ने बिजनेस टिप सिखाई थी वो इतनी काम आ गई। हाँ, ये बिजनेस आगे तो हिट हो गया है। हाँ, अब जो है बैट लेके इंशाल्लाह कल ग्राउंड में मिलते हैं, ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, तो हमने दूसरा वाक़या जो पढ़ना था, मुझे पढ़ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अभी नबूवत नहीं मिली थी, और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग क्या समझते थे? ट्रस्टवर्दी समझते थे, सादिक समझते थे, अमीन समझते थे। सादिक और अमीन। अब एक मरतबा ये जब
कुरैश ने बैतुल्ला की दोबारा तामीर कर रहे थे और अब एक वीडियो आएगी जिसमें आपको नज़र आएगा कि बैतुल्ला की पहले शेप कुछ और थी और जब कुरैश ने तामीर किया तो उसके बाद वो शेप चेंज हो गई। सही है, पहले बैतुल्ला जो था वो बिल्कुल ज़मीन के साथ था, उसके 2 दरवाजे थे और उसकी शेप जो थी वो ऐसे थी जैसे कि यू शेप होती है वैसे थी। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरैश ने काबा को दोबारा तामीर करने लगे तो उन्होंने एक शर्त ये लगाई कि इसको लोग अपने साफ़ माल में से तामीर करेंगे, कोई ऐसा माल इसके ऊपर खर्च नहीं होगा कि जो माल उनका हलाल या मुतय्यब ना हो। तो अब क्या हुआ कि उनके पास माल शॉर्ट हो गया, पैसे कम हो गए, तो उन्होंने फिर दोबारा ये किया कि भाई अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं और फिर हमारे पास जब माल होगा तो उसके बाद हम इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे, दोबारा ये वाली कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन दोबारा ऐसा हो नहीं सका और पहले जो काबा की हाइट थी वो भी कम थी, 5 to 6 फीट टॉल था काबा, ये इन्होंने काबा को टॉल भी ज़्यादा कर दिया। तो ये सारे चेंजेस इन्होंने काबा की तामीर में किए। अब एक जगह पर आकर इनका एक मसला फंस गया, वो ये कि हजर अस्वद दोबारा काबा के साथ कौन लगाएगा। तो अब हर जो ट्राइब मक्का के अंदर कबीला रहता था वो ये बोलता था कि भाई ये हमें मिलना चाहिए, ये एक प्रिविलेज है जिसकी वजह से हमारा कबीला जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दूसरे कबीलों के मुकाबले में, तो ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए कि हम ये लगाएं हजर अस्वद को उसकी जगह पर। अब इसमें आपस में इख्तलाफ हो गया और इख्तलाफ ऐसा हुआ कि लोग आपस में शायद एक दूसरे के साथ लड़ भी जाते, लड़ाई तक बात पहुंच गई। तो फिर उन्होंने आपस में फ़ैसला किया कि ऐसा करते हैं कि जो आदमी कल सुबह सबसे पहले बाब जिब्राईल से दाखिल होगा, जो उस साइड का दरवाज़ा है उधर से जो दाखिल होगा, तो वो ये फ़ैसला करेगा कि किस तरह और कौन हजर अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब करेगा। जब अगले दिन सुबह ये इंतज़ार में थे तो सबसे पहले जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये सारे के सारे खुश हो गए कि ये शख्स जो भी फ़ैसला करेंगे वो इंशाअल्लाह हमें कबूल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि अपनी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर बिछाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हजर अस्वद को उठाकर उस चादर के ऊपर रखा और अरब के सारे जो बड़े बड़े कबाइल के सरदार थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस चादर को पकड़ लें। उन सब ने चादर को पकड़ा और हजर अस्वद को उठाकर काबा के पास लेके जाया गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पे रख दिया। तो इससे एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की हिकमत हमें समझ में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दानिशमंदी से और कितनी अच्छे अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया। तो हम भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पर हमें लग रहा हो कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो हमें बजाय इसके कोई किसी एक साइड के हम वो बन जाए, फरीक बन जाए, हमें इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि किस तरह इस मसले को, इस डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व करें। और दूसरा इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से टीम वर्क करवाया कि जितने कबाइल थे अब उनमें से किसी कबीले को ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं सुपीरियर हो गया या मैं जो है वो इन्फीरियर हो गया, मैं ऊपर चला गया, मैं नीचे चला गया। Rebuilding of the Kaaba. Muhammad, peace be upon him, was almost 35 years old when the Kaaba was nearly destroyed in a great flood. His tribe, the Quraysh, were the caretakers of the Kaaba and took it upon themselves to rebuild it. Since Kaaba was a sacred place, they promised to use money from the most honest and honorable earnings. At that time, the Kaaba was barely 5 feet tall and had been built with white stones. It was also rectangular and its door was at ground level. The Quraysh demolished the Kaaba until they reached the foundation which the prophets Ibrahim and Ismail, peace be upon them, had laid. The tribes divided the work of building its walls so that everyone could be part of the blessed project. However, when it was time to put in Hajar al-Aswad, meaning the black stone, the chiefs of different tribes began to fight. Each tribe wanted the honorable responsibility of putting Hajar al-Aswad in the Kaaba. Abu Umayyah bin Mughira suggested that whoever entered the courtyard of the Kaaba next would decide who would put the black stone in its place, and everyone agreed. By the grace of Allah, the next person to enter the sacred courtyard was Prophet Muhammad.
Everyone was excited to see him and yelled, Al-Amin, the trustworthy has come. They were at ease because they knew Prophet Muhammad would be fair to everyone. Prophet Muhammad thought about the problem. Then he asked them to bring a large piece of cloth and asked each tribe to pick someone to represent them. Each representative held a side of the cloth, and they all carried the black stone over to the Kaaba. Prophet Muhammad put the Hajar al-Aswad in its place, in the eastern corner of the Kaaba. And so, Prophet Muhammad resolved a problem that would have caused a war in Mecca with his quick thinking and fair judgment. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अब हम लोग अपने एक्टिविटी सेशन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और जो हमारा आज का मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ मिनी CEO चैलेंज। तो बिफोर वी स्टार्ट इसका हम आगाज़ करें, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन आसान सा पूछूंगा। यहाँ पर किस किस को पता है कि CEO क्या होता है? कोई हाथ उठाकर बताएगा जी। कंपनी का लीडर। राइट, कंपनी का लीडर। गुड गुड आंसर जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ज़बरदस्त। और कोई अपना आइडिया शेयर करेगा? CEO होता क्या है जी? बॉस, राइट। टीम लीडर, जो आगे से लीड कर रहा होता है, राइट। तो आज हम आप सब जो ये हमारे ब्राइट माइंड्स हैं माशाल्लाह से, जो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, आपको एक बात पता है कि सबसे अच्छा ड्रीमर जो होता है ना वो बच्चा होता है। जो उसकी इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही वाइल्ड होती है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोगों की सोच और कंस्ट्रेंट होती जाती है कि हम ये नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अम्मी अब्बू हमें कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा होता है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहता है। तो यही ऑब्जेक्टिव हम लोगों का आज की एक्सरसाइज का भी है कि हमने आज जो डिस्कस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेडिंग किया करते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने ज़मानों की बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस वूमेन थी। शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर। हमने एक वीडियो देखी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, कोई मसला देखता है, उसका सलूशन सोचता है और उसकी बेसिस पर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करता है। और कभी वो फ़ायदेमंद भी होता है और कभी उसका नुकसान भी हो जाता है। जैसे हम भी एक मिनी CEO चैलेंज करेंगे जहाँ पर आप लोग इन टीम्स काम करेंगे। आप लोगों को 3 और 4 लोगों की टीम में डिवाइड किया जाएगा और उसका पर्पस क्या है? टीम वर्क। जैसे मुफ्ती उवैस ने हमें बताया कि जब खाने काबा में इशू आया हजर अस्वद को रखने का, तो आप सब ने एक स्ट्रेटजी, ज़बरदस्त विजडम, हिकमत का मुजाहरा किया कि सबको इन्वॉल्व कर लिया। एक चादर रखी और सब क्रैश के लीडर से कहा कि आप भी एक कॉर्नर पकड़ दें और हम मिलकर ये पत्थर लगाएंगे। तो इतना बड़ा इशू जिसकी वजह से एक जंग हो सकती थी, वो रिजॉल्व कर दी टीम वर्क के थ्रू। तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल जर्नी इन लाइफ। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं हमारे जो जजेस हैं उनको थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर थोड़ा सा टाइम में हमें दे दें, कि हमारा बहुत ही लिमिटेड टाइम है, हमें इससे पहले रैप अप करना है। तो सबसे पहले मैं असलान भाई को इन्वाइट करना चाहूँगा। असलान भाई एक कंपनी रन करते हैं छोटे सिक्के के नाम से, विच इज़ फोकस्ड ऑन इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट टू किड्स। यानी कि आप बच्चे बिजनेस स्मार्ट आइडियाज़ कैसे पिक कर सकते हैं, उन्हें क्या स्किल्स और क्या टूल्स चाहिए। तो मैं इन्वाइट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, इधर हमारे पास यंगेस्ट एज ग्रुप क्या है? कितने साल की यंगेस्ट उम्र है? 8 से 14 है, ठीक है, सही है। इधर 8, अब जल्दी हम करेंगे, मेरे पास 5 मिनट है। 8 साल के कितने लोग हैं? हाथ उठा लें। अच्छा, 9 साल के, 10 साल के, 11, 12, 13, 14, सही है। और 15 कोई है? नहीं है, 15 है। 16, ठीक है। अच्छा, इधर कितने लोगों को लगता है कि हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं? और मैं बड़े होने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं? सही है, बहुत अच्छी बात है। तो तकरीबन 90% लोगों को लगता है हम कर सकते हैं। कितने लोगों ने अपना बिजनेस किया है? ओह, कर रहे हैं या किया है? अच्छा, ज़बरदस्त। क्या किया है? ठीक है। और किसने हाथ उठाया था? इन्होंने कहा अम्मी अब्बू कहते हैं सामान ला के, तो मैं पहले पैसे मांग लेता हूँ जी। सॉरी, दुकान, सॉरी क्या दुकान?
दुकान लगाई थी, ठीक है, और बुक मार्क्स बेचे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, मैं जो मैं काम करता हूँ ना, मेरा काम ये है कि मैं आप जैसे बच्चों को बिजनेस करना सिखाता हूँ। तो हमारे पास 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और वो फिर अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, एज मुस्लिम्स हमारे लिए बिजनेस करना ज़रूरी है नहीं है? सही है, प्रॉफिट होता है तो सही है। सो क्या होगा अगर हम बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? घर, वो तो जॉब से भी कर सकते हैं जी। सुन्नत का भी, वेरी गुड। अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ सहाबा जो बिजनेसेस किया करते थे? हजरत उस्मान करते थे, हजरत अबू बकर करते थे, और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ करते थे, और हाँ ठीक है, हजरत तला करते थे, और बिजनेस तो शायद नहीं करते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, बिजनेस तो वैसे भी हो रहा है, बट मुस्लिम्स को बिजनेस करने की क्यों ज़रूरत है? यानी हम लोग को क्यों ज़रूरत है बिजनेस करने की? एक, वेरी गुड, और ठीक है, प्रॉफिट के लिए, और वो तो हमें वैसे भी देना है, उसके लिए बिजनेस करना ज़रूरी नहीं है। हलाल भी इम्पोर्टेंट है, वो तो बिजनेस या जॉब दोनों में हलाल तो एसेंशियल है, और रिस्क कमाने के लिए, ठीक है, तुम पीछे से कॉपी कर लो, और अच्छा भाई देखो, एज मुस्लिम्स ना, मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया को लीड करें, सही है, वो दुनिया को गाइड करें, और गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली भी उतने ही स्ट्रांग हो। तो ईमान वाइज तो आप स्ट्रांग हो ही, बट आप पैसे भी इतने कमा रहे हो कि आप दुनिया की हेल्प कर सको, ठीक है। इसलिए मुसलमान जब बिज़नेस करता है तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, वो इसलिए भी करता है कि मैं क्या फ़र्दर एडिशन कर रहा हूँ, मैं क्या फ़र्दर कम्युनिटी की बेहतरी कर रहा हूँ कि उसको मैं बेहतर बना सकूँ। इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकता है? हज़रत उस्मान ने ऐसा क्या किया था, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत रिच थे, ऐसा क्या किया था कि वो कम्युनिटी का फ़ायदा हो? वेरी गुड, उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी दौलत लगाई, और वेरी गुड, मदीने के लिए कुआं लगाया था। तो जब हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं होता कि हम पैसे कमाएं, हमारा फोकस ये भी होता है कि हम कम्युनिटी को किस तरह बेहतर करें, मैं लोगों की कैसे मदद कर रहा हूँ। जब आप काम कर रहे होगे और आपके लिए 100 लोग काम कर रहे होंगे, 50 लोग काम कर रहे होंगे, आपके पास मौका होगा 50 लोग फैमिलीज़ को सपोर्ट करने का, सही है, और अल्लाह ताला उन लोगों की वजह से आपके रिस्क में इजाफा करेगा, ठीक है, और आपका एक कनेक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। और फिर हम बाकी आज आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें व्हाट आई वुड लाइक इज़ कि आप लोग अपने जहन से निकाल दो कि हमें बड़े होने की ज़रूरत है बिज़नेस करने के लिए, सही है। अभी से स्टार्ट करो, छोटा छोटा स्टार्ट करो, एंड उस चीज़ को लेके आगे चलो इंशाल्लाह। इससे पहले मैं उमैर आरिफ, हमारे दूसरे गेस्ट हैं, इनको इनवाइट करूंगा। ये मेरे सीनियर होते थे एनईडी में, और अभी इन्होंने एक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किया हुआ है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करेंगे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड है यहाँ पे। तो जिस तरह अभी अरसलान भाई आप लोगों को बता रहे थे कि बिज़नेस किसने करना है, क्या नहीं करना, मैं असल में थोड़ी बोरिंग बातें बताऊँगा, ठीक है बहुत मज़े की बातें नहीं बताऊँगा, लेकिन बोरिंग बातें ये होती हैं कि बिज़नेस के लिए ना जो सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ें सही सीखनी होती हैं, वो ये होती है कि सबसे पहले कि बंदा सच बोलने वाला हो। क्यों ज़रूरी है बिज़नेस में सच बोलना, कोई बताएगा? बताओ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि वो बंदा चोरी नहीं की, हाँ, और हलाल रिस्क कमाने के लिए, और बिजनेस में लॉस तो सच बोलने से हो सकता है, सही है। और मतलब सच बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज मुस्लिम्स, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक तो हलाल रिस्क उस वक्त तक होता है जब तक सच बोलते हैं, अल्लाह ने मना किया है झूठ नहीं बोलना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ट्रस्ट होता है बिज़नेस में, तो लोग आपके साथ हमेशा काम करना चाहते हैं।
अगर आप सच्चे होगे तो आपको बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे। अगर आप झूठ बोलते होगे तो एक दफ़ा बिजनेस करेंगे, उसके बाद कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या है? मेहनत करना। मिसाल के तौर पे आपने अपनी शॉप खोली, दुकान खोल ली और आप जा ही नहीं रहे, सो रहे घर पे। अगर मेहनत करोगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी। हाँ, मेहनत करोगे तो दुकान चलेगी, राइट, बिजनेस चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, बोले आज तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो आज दिल नहीं चाह रहा तो फिर क्या होगा बिजनेस का? बिजनेस का भी दिल नहीं चाहेगा चलने का, ऐसा ही है ना। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ क्या होती है? पेशेंस, यानी सब्र करना। सब्र करना क्यों ज़रूरी है भाई बिजनेस में? सब्र करके आराम से लोग आएंगे और अगर सब्र नहीं किया तो लोग चले जाएंगे। और भी बताएगा सब्र करना। जब लॉस होता है तो उसमें लोग अपना बिजनेस छोड़ देते हैं और पूछने के जैसा। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया ना और कोई कस्टमर नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? बिजनेस बंद कर देंगे? सब्र कर, पेशेंस करेंगे, अल्लाह मियाँ से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मियाँ ज़्यादा ज़्यादा लोग लेकर आए। एक दिन नहीं आएगा, फिर क्या होगा? दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे, चौथे दिन नहीं, हो सकता है 14 दिन भी नहीं आए। कब तक सब्र करेंगे? एक साल तक। अगर आपने सब्र करना है, अगर आप कहते हो कि आपने बिजनेस करना है तो सब्र करेंगे, सब्र तो करना पड़ेगा। अल्लाह में क्या कहते हैं? नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। तो जब आप नमाज भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, सब्र भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और सच बोलेंगे तो क्या होगा? इंशाअल्लाह आपका बिजनेस चलेगा। तो क्या मैंने 3 पॉइंट्स क्या बताए? दोबारा बताओ भाई, किसी को याद है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सब्र करना। नहीं, सच बोलना। दूसरा बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत करना। तीसरा पॉइंट सब्र करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अल्लाह मियाँ पे तवक्कुल करना। तवक्कुल पता है क्या होता है? यकीन, भरोसा करना, अल्लाह मियाँ पे भरोसा। तो 4 पॉइंट्स एजेंडा ये दिमाग में रखना। ठीक है, बाकी चीज़ें हम करते हैं इंशाल्लाह। आपकी जो है एसएन भाई उनको इनवाइट करूँगा। ही इज हेड ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांड का मेजर एफएमसी इन सऊदी अरब और एक्सपीरियंस बिजनेस साइड पर आए। तो थोड़ी सी टिप्स शेयर करेंगे, इसके बाद हम अपना फायदा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आप सबको देख के, आप सबका जज्बा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारे और एक्टिव बच्चे हैं और आई थिंक आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं बस थोड़ा सी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अरसलान भाई ने और दूसरे भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जब अपना बिज़नेस आइडिया बनाने लगे ना, 2 चीज़ें जहन में रखें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सॉल्व करने वाला हूँ, उसकी इनसाइट क्या है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बेकरी बिज़नेस में काम करता था सऊदी अरब में। तो रोज़ शाम में जितना भी लेबर था ना, वो वहाँ से बन खरीदता था, फिर साथ में चीज़ खरीदता था, उसको लगाता था और वो खाता था। ये चीज़ हमने देख ली। तो फिर मैं एक कंपनी थी अलमराई, उसमें काम करता था, उनका बेकरी बिज़नेस था। तो हमने एक सैंडविच ब्रेड निकाला, उसके अंदर चीज़ इंजेक्टेड था और 2 रियाल में, वेरी लेस एक्सपेंसिव। तो ऑन द गो इट वाज अ लंच फॉर देम, हैसल फ्री, रिलैक्सिंग। तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इनसाइट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर किस ओकेजन पे आप उसको केटर कर रहे हैं, ओकेजन क्या है, ये सारे सवाल आपने पूछने हैं। वाई, सबसे पहले वाई जो है ना वो आपकी इनसाइट है। फिर व्हाट, वो आपका प्रोपोजिशन है। व्हेन, वेयर, हाउ, ये सवालों के आपने जवाब देने अपने प्रपोजल के अंदर कि ये क्या इनसाइट क्या है जिसकी बेस पे मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो क्या प्रॉब्लम जो है वो बिज़नेस के लिए फीजिबल, स्केलेबल है या नहीं है, कहाँ बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, ये सवालात के आप जवाब आप देंगे तो आपका बिजनेस केस बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक। मैं एक रिकैप कर देता हूँ कि हमने जब सूरह फील का वाकया सुना था तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि वहाँ पर बर्ड्स आती हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी अबाबील, और वो बहुत छोटी छोटी सी बर्ड्स बहुत ऊंची हाइट से छोटे छोटे स्टोन्स फेंकती हैं और बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स को वो लोग बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यही पावर अल्लाह ताला ने आप लोगों के अंदर भी दी है। यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव बिग। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर आप सोचें बड़ा। और ये एक्सरसाइज उसी सोच का प्रोसेस है कि आप एक बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ सोचें जो आगे होपफुली इन द ईयर्स टू कम बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन सकते हैं। मैं कुछ बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फालसा फ्लेवर्ड आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जामन फ्लेवर्ड आइसक्रीम कहीं नहीं मिलती कराची में, क्या पता वो बिजनेस हिट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। एरो से करते हैं, एरो से। हाँ, सिर्फ यहाँ पर हम खाने की रेसिपीज क्यों बनाएं? स्पेस पे खाना जाता है एस्ट्रोनॉट्स के पास, उन्हें पाकिस्तानी खाना इंट्रोड्यूस कराएं।
पॉसिबल है कि नासा का इंजीनियर जो ऊपर मौजूद हो चिकन कढ़ाई खा रहा हो, उसका दिल चाह रहा हो और उसको मिल ही नहीं रहा कि भाई कोई सर्विस प्रोवाइडर जो मुझे चिकन कढ़ाई दे। तो वाइल्ड थिंकिंग रखनी चाहिए हमें। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास डिफरेंट टॉयज़ होते हैं जो अक्सर टूट जाते हैं। हम नई नई गाड़ियाँ लेते हैं, रोबोट्स लेते हैं, लेगो ब्लॉक्स लेते हैं और अक्सर उनके सर्किट ख़राब हो जाते हैं, उनके व्हील्स टूट जाते हैं और कोई इतने बड़े शहर में कराची में दुकान नहीं है जहाँ ले जाकर आप उसको रिपेयर करा सकें। सो व्हाई नॉट स्टार्ट सच अ सर्विस जहाँ पर आप लोग लोगे टॉयज़ फिक्स करें, चार्ज देम अ गुड अमाउंट। नेक्स्ट स्लाइड। बकरा ईद तो फुल पार्टी टाइम होता है ना, लेकिन हर एक के पास ना टाइम नहीं होता, ना ही बच्चे होते हैं कि वो उनके बकरों का, गाय का, शीप्स का ख्याल रख सके। सो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस अ पेट सर्विस। आपको लोग कॉल करें, आप गाड़ी में जाओ, बच्चे बकरे की ग्रूमिंग करो, पैसे चार्ज करो, घर आ जाओ और ईद से पहले ईद ही। नेक्स्ट स्लाइड। कुल्फी ऑन ड्रोन्स। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कौन बाजार जाए अपनी साइकिल पर, कुल्फी भी पिघल जाएगी, मैं भी पिघल जाऊंगा इतनी गर्मी में कराची की। ड्रोन सर्विस स्टार्ट करते हैं, घर के मोहल्ले में आप सब्सक्राइबर्स लेकर डायरेक्ट कुल्फी छत पर उनके, मतलब ये क्रेजी आइडियाज हो सकते हैं, हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, लेकिन इट्स वर्थ इमेजिनिंग सच थिंग्स, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फाइनल स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें मैं दो बच्चों की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, who are 4 years old and 7 years old। दो भाई हैं 4 और 7 साल के। वो मोज़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सॉक्स का, और विद इन फर्स्ट ईयर वो $15,000 कमा लेते हैं। इसमें वो अपना बिजनेस आइडिया भी पिच करेंगे। बिजनेस आइडिया पिच करने का मतलब क्या होता है कि आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर अंदर अपना आइडिया किसी जज को प्रेजेंट करें और उसको कन्विंस करें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, आप हमें बस पैसे दे दें, आप हमें पैसे देंगे, हम बिजनेस करेंगे और हम आपको प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो ये ज़रा वीडियो देखते हैं। Meet brothers Sebastian and Brandon Martinez from Florida. Their company, Are You Kidding? We love socks. My brother loves crazy socks. And one day, my mom asked him if he wanted to design a sock. And I came up with my cool ideas. These socks are cool for playing dancing, basketball, or just looking cool. Our mom helps us with all the hard work, like shipping and financing. We started last year and we made more than $15,000. Now we want to take this company and make it a brand. Take it away. Hello, Sharks. My name is Sebastian Martinez and I'm the CEO of Are You Kidding? And I love socks. And my brother's name is Brandon. And I'm the director of sales, or you could call me DOS. Our socks are very colorful, comfortable, and very, very wacky. Every kid and grown-up will want a pair or 2. Or even 100. Our business is off and running. Hold on, guys. So what are you doing? I love it. Okay, guys, you know what? Everybody's watching. If you had to sell your socks to one person out there and they could be watching, who would it be? You! I love it. That is a salesperson. I love it. Pitch down. बिजनेस आइडिया पिच कर रहे थे जजेस को कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, कितने शौक से कर रहे हैं और कितना प्रॉफिटेबल है। तो यही एक्सरसाइज आज हमारी इस चैलेंज का भी पार्ट होगी। इसके 4 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बेसिकली आप लोग अपने ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। हर ग्रुप में 3 से 4 बच्चे होंगे। जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटोर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके नाम मैंने ग्रुप के साथ लिख दिए हैं। तो अगर आप देखें डिफरेंट पेजेस यहाँ पर पेस्ट हुए हुए हैं, B1, B2, B3, G1, G2, उस पर डिफरेंट मेंटोर्स के नाम हैं। तो हर मेंटोर जो है जहाँ उनका नाम मेंशन है वहाँ जाकर बैठ जाए और वहाँ पर आपके ग्रुप के बच्चे आपको ज्वाइन कर लेंगे। 1 मिनट अभी रुक जाइए। जो सेकंड स्टेप है उसमें आप लोगों को एक्टिविटी शीट्स दी जाएंगी जो कि फोल्डर्स हैं। उस फोल्डर में 3 पेजेस होंगे जिसमें बिजनेस टेम्पलेट मौजूद है। उस बिजनेस टेम्पलेट को आपको फिल करना है। 1 पेजर है वो, जिसमें बच्चे ही सारा काम करेंगे, जो मेंटोर्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और हमारे जजेस हॉप ऑन करते जाएंगे उनको गाइड करने के लिए। इन द थर्ड स्टेप आप लोगों को पोस्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ब्लैंक पोस्टर। तो हर ग्रुप जो अपना बिजनेस आइडिया है उसको पोस्टर पर प्रेजेंट करेगा। और जो लास्ट स्टेप है उसमें आप लोग हमारे जजेस के सामने आफ्टर 25 मिनट्स की एक्सरसाइज है। हमारे 3 जजेस जो हैं वो उनके सामने आइडिया पिच करेंगे, यानी कि 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में अपना आइडिया अच्छे तरीके से पूरा ग्रुप एज अ टीम प्रेजेंट करेगा आइडिया और जजेस उनको फीडबैक देंगे। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं प्राइजेस की, बेस्ट बिजनेस आइडिया, बेस्ट पोस्टर और बेस्ट पिच। तो लेट द गेम्स बिगिन। आप लोग सब
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه الصلاة الله. It had been 600 years since the earth had seen a God from the time of the Messiah. तो मेरा नाम अरसलान है और मुझे मौका मिला है आज सीरत क्लब के इवेंट पे आने का। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें ये लोग मस्जिद के अंदर बच्चों से इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जो इनक्रेडिबल है। मेरे ख्याल से मस्जिद का मेन पर्पस ही ये होता है कि एक कम्युनिटी सेंटर हो और वहाँ पे बच्चे ना सिर्फ इबादत करने हैं बल्कि उससे एक कनेक्शन बने। और सीरत क्लब ये जो काम करी है ये बहुत बेहतरीन अंदाज में कर। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। बच्चों को नज़र आ रहा है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जा रहा है। तो यही टाइम होता है कि अगर बच्चों को शुरू से ये चीज़ें मिल जाएँ तो वो बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रेट इवेंट, ग्रेट एक्टिविटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं तकरीबन 30 साल से शफ़क़त मस्जिद के साथ एसोसिएटेड हूँ और इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। पिछले 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टर्की का, दुबई का और अब सऊदी में। और मैं FMCG फूड बिज़नेस मैनेज करता हूँ वहाँ पे। और ये एक्टिविटी देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही दीन की रूह से और बिज़नेस की रूह से दोनों को एक स्वीट स्पॉट हासिल हमने किया है। बच्चों को हम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखें, वो अपने बिज़नेस शुरू करने के बारे में बात करें। इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द किड्स, फॉर अस। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ग्रेट एंटरप्रेन्योरल लेसन्स एंड हैविंग some great finds. Thank you. I give my Muhammad for speech. Assalamu alaikum. My name is Muhammad and our team's name is Green Can. Our business idea is called EV charging station. We will offer a place to charge EV cars. We chose this idea because it solves the problem of our customers, saving their fuel costs. To run this business, I will get help from teamwork, and with the money we earn in plan, we invest and expand. Because we believe in using our earnings wisely. To make our idea successful, we need skills like electric engineering, we need to design a logo, and can't wait to show it to you. So, Assalamu alaikum. My name is Siddiq. So, I tell you about how to charge cars in EV station. First, we need a battery. So, battery, we take sunlight power to the solar panel. Then the wire goes to the battery station and charge the car. We need a parking slot to park the car and charge. Thank you. We are the team of R3. R3 मतलब recycle, reuse, reduce. R3 में हम लोग पहले लोगों के घर जाते हैं, फिर वहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो रिसाइकल करते हैं उनके पास जाते हैं, उनको कचरा देते हैं और फिर वो हमारे को पैसे देते हैं। इससे हमारा डबल प्रॉफिट होता है। हम लोगों ने 3 कलर्स की थैलियाँ देते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। रेड के अंदर प्लास्टिक, येलो के अंदर मेटल और ग्रीन के अंदर प्लास्टिक। आपकी वो उसका सिटी वाला। इसमें हमारा असल प्रॉफिट होता है कि हमारी कंट्री क्लीन होती है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Zafir Khan. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Yahya. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmad.
Today our group has came up with a new Desi soft drink. The name is Desi Taste. Soft drink with local flavors: falsa, imli, zira, kiri and mint, and it will be a carbonated drink. Boycott has not left us with many options. Local taste will fulfill local preferences. My team and my father will help my business grow. Posters, billboard, WhatsApp ads will help our business grow. I would use the money for charity, and the way I will sell it: soft drink fountain with different flavors and water and gas. Thank you. That's all I have to say. Assalamu alaikum. Today we are introducing milkshakes, ice creams, gola ganda. We are using mineral water as it does not contain diseases. We'll also use local products because we are doing boycott, and as there are many burgers in Karachi, we have introduced a new thing, burger ice creams, which is very unique. And in milkshakes, we have introduced several new flavors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad and My name is Abdullah Babar. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Daniel Khan. the idea which I am going to pitch today is of a cafe in which there will be a corner of Islamic books where people can enjoy a cup of coffee with some Islamic books. There will be also some screens on the walls on which the customers can listen to their desired Islamic lecture or thing. And we would mainly focus on marketing through social media, and our long-term plan is of opening a lot of branches of our cafe, and the name of this cafe is Sip and Learn Cafe. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम साद है। आज हम फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम के बारे में बताएंगे। फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम में कोई केमिकल नहीं है। फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम फूड की बनी हुई है। ये बाहर की आइसक्रीम है, जिस वजह से हम पाकिस्तान में ला रहे हैं। पहले हम DHA के इलाके में बेचेंगे, उसके बाद बाहर के। My name is Hamzala. My name is Huzaifa Umar. Our business is about cattle farming. So, in cattle farming, we plan to sell fresh meat that would be healthy and hygienic, and that will also help to places in Karachi where there is less health of people. The money we will earn will be spent on poor people to get their education. We will also get help from our parents and team. Thank you. My team name is Islamic Heroes, and my teammates are Miraj, Afan, and Musa. I will sell lemonade. It will remove people's thirst. My team will help me, and in market the posters are there, so it earn from it. शहर एक चीज़ जो है ना, ग्रेड्स तरफ क्या है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, सबने बड़ी मेहनत की। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको पता है लाइफ जो होती है ना, लाइफ सुनो भाई सब लोग, लाइफ जो होती है ना, उसमें कभी कभार आप जीतते हैं, कभी कभार आप नहीं जीतते।
अच्छा, लाइफ में कभी कभार क्या होता है? कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार अच्छा नहीं होता। लाइफ ऐसी होती है, कभी कभार लाइफ में चीजें मिलती है और कभी कभार नहीं मिलती। तो परेशान नहीं होना है, हमेशा अल्लाह में से दुआ करनी है कि आपको लाइफ में इस दफा नहीं मिला, अगली दफा करेंगे, अगली दफा नहीं मिला तो अगली दफा, हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा एफर्ट करते, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, फेल होना अच्छा है बुरा है? कितने लोग कह रहे हैं बुरा है? हाँ बताओ। और कितने लोग कह रहे हैं अच्छा है? और कितने लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है? फेल होना बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वो वाला फेल होना नहीं है कि मैंने पेपर में कुछ नहीं किया और मैं फेल हो गया। ये वो वाला फेल होना है कि मैंने कोशिश की और मैं नहीं कर पाया। क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे आप सीखते हो, ठीक है? और अगर आप लोग को अपना बिजनेस करना है ना, तो फेल होने की आदत डाल लो, क्योंकि उससे आप हर बार सीखोगे और हर बार अपने से बेहतर होते जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो जिस तरह दोनों भाइयों ने कहा, कमाल सबने किया है, सही है? और जिनको नहीं भी प्राइज मिल रहा, तो भाई बिजनेस वाले प्राइज में नहीं देखते, वो कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो प्राइज मिले ना मिले हमें फर्क नहीं पड़ता, हम करते हैं बस, ठीक है? तो बस अमूली भाई आप मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि यू आर सो पेशेंट विद अस। हमने इतनी बातें आपसे की नहीं, लेकिन आप लोगों ने जब बातें की तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सीखने को मिला। बहुत सारे आइडियाज़ जो मैंने अपने जहन में ब्लॉकेज रखे थे पॉसिबल हो सकते हैं, जजेस भी एग्री करेंगे, कुछ काफ़ी ज़बरदस्त यूनिक आइडियाज़ थे, कुछ के पोस्टर्स बड़े ज़बरदस्त थे और कुछ की पिच बड़ी यूनिक थी। तो हम सब के लर्निंग एक्सपीरियंस था और मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, हम अपने पहले प्राइज की तरफ चलते हैं और मैं अपने जजेस से कहूँगा कि आपको वीडियो रिसाइकिल वाला है, रिसाइकिल वाले कौन थे भाई? G1 बच्चे आ जाओ भाई, अच्छा हमारी G1 बेस्ट बिजनेस आइडिया क्यों था? वो रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, मेकिंग श्योर कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, सब लोग बेहतर हो जाएं, तो इसलिए बेस्ट बिजनेस आइडिया है। बेस्ट पिच कॉम्पिटिशन, पिच जो बेस्ट की गई है वो कैफे कुरान वाली जो टीम है, O2 किधर है? चलो भाई O2 आ जाओ। आइडिया भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट भी बहुत अच्छा से किया, ग्रेट जॉब था। B2 का है भाई, बेस्ट पोस्टर। शाबाश। हाँ, पोस्टर भाई यूनिक इसलिए था कि उन्होंने एक तो आइडिया ही बताया, फिर उन्होंने देसी पाकिस्तानी टच भी उसके अंदर दिया, सारी चीजें ऐड करी, इस वजह से हमें बेस्ट पोस्टर की तौर पर लगा। थैंक यू सो मच।